That topic is related with the data communications and the networks, and this is the very important part for the every part of the computer networks. So in this particular tutorial, we will learn about the various parts of the computer networks. Firstly, we will see about what is the computer network, communication model, transmission modes, communication types by the scale, structure, and the topologies is the physical media connections and the network media with the internet working. These are the upcoming topics of this particular tutorial. So in this, firstly, we will understand that what is the actually computer network. Computer network is actually is the group of interconnected networks, means that when you will attach the one or two or more computers, means 10 to 15 groups or 15 to 20 groups computers that are sharing with each other some material, some content like presentations, words, Excel files, or any other databases sharing basis, that is called the computer networks. The computer network simple examples available in the every phone device, that is the Bluetooth. Bluetooth having the facility of the 1 meter technology, that there is the no issue of the analog signals and no issue of the particular internet. There is no availability, there is no mandatory availability of the non particular things, that is the internet and the phone lines. So without phone lines and without internet जो भी हमें वहाँ पे चल रहा होता है ब्लूटूथ की हेल्प से 1 मीटर तक आप शेयर करके देखिएगा, पेयर अप करके किसी अटैच के साथ, डेफिनेटली आपको वो चीज़ ब्लिंक होगी कि एक्सेप्ट हो रही है। सेम विद द नेटवर्किंग है कि जब नेटवर्किंग कर ली जाती है तो उसमें सोर्सेज को हम शेयरिंग में डाल देते हैं किसी को भी, लाइक जैसे 10 कंप्यूटर्स लगे हैं तो प्रिंटर आप एक ले सकते हो, स्कैनर एक ले सकते हो, 1000 भी कंप्यूटर्स लगे हैं तो तब भी आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है वो उसके अंदर डाल के उसका काम आसान कर सकते हो। सो कंप्यूटर नेटवर्क हमारी हेल्प कर रहा होता है उस पार्ट के ऊपर भी कि हमने शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज भी करने हैं विदाउट किसी पार्ट के। उसका जो हम सोर्स पढ़ेंगे आगे जाके, जो अपकमिंग टॉपिक्स आएंगे, सब कुछ उसमें होगा कि लॉजिकल कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, फिजिकल कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं जब शेयरिंग स्टार्ट होती है। सो पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट नेटवर्क, दैट इज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। डिजाइन किया था उन्होंने एक प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट नेम इज द ARPANET बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से डिजाइन किया गया था, जिसमें उन्होंने इंटरनेट ही पहले डिजाइन किया था, जो पार्ट डिसाइड किया था, जो पार्ट डिजाइन किया था एक्चुअली उन्होंने नेटवर्किंग के लिए किया था, शेयरिंग चेक करने के लिए कि क्या दो कंप्यूटर्स में शेयरिंग हो सकती है। वो उनके डिफेंस का अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर उन्होंने इस प्रोजेक्ट का एम्फेसाइज एरिया डाला था कि उसमें वो एजेंसी जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच करके ARPANET प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम वो हिट किया था कि वो कंप्यूटर नेटवर्क को एनहांस करवा सकते हैं, और उन्होंने अपनी पर्सनल यूज के लिए यूज करने के बाद मार्केट में बाद में लॉन्च कर दिया। So this is the simple communication model of the computer networks. There are two things available, that is source and the destination. जब भी आप किसी को मैसेज करते हो तो डेफिनेटली जब आप कर रहे हो तो सोर्स हो, जो रिसीव कर रहा है वो डेस्टिनेशन है। आपके बीच में जो ट्रांसमीटर यूज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कोई मोबाइल फोन भी हो सकता है, कोई लैपटॉप भी हो सकता है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, नोटबुक भी हो सकती है, लेकिन उसको एनालॉग सिग्नल्स चाहिए जो कि फोन लाइन देती है हमें एनालॉग सिग्नल्स। और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो आपका सोर्स उठाता है, जैसे कोई भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कुछ भी है उसमें से कैटेगरी, जहाँ पे आपको रिटर्न आउट मटेरियल पढ़ना होता है वो डिजिटल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उठाता है, और दूसरा एनालॉग की उठाता है, जो इंटरनेट की तरफ से आप ट्रांसमिशन रिसीवर को कर रहे होते हो। मैसेज जैसे ही आप भेजते हो आपकी मशीन से वो ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको इंटरनेट देते हैं वो उसकी हेल्प से करते हैं। नीचे जो आप देख रहे हो वर्क स्टेशन विद द सर्वर और इंटरमीडिएटर मॉडेम लगा हुआ है, क्योंकि मॉडेम एक ऐसा कन्वर्जन पावर है हमारे पास जो फोर लाइंस की जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एंड वाइस वर्सा। जब आप किसी को कोई मैसेज भेजते हो फ्रॉम द डिजिटल फॉर्म तो एंट्री करवानी होती है एनालॉग सिग्नल्स में, तो फिर वो वाइस वर्सा डिजिटल टू एनालॉग भी सेंस भेजता है और एनालॉग टू डिजिटल भी भेजता है। तो इस तरह से हमें फिर ये पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क जो है वो इस डायग्राम में दिख रहा है कि आप मशीन्स को जब नेटवर्किंग में डालोगे तो कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है और सर्वर मशीन जो उनकी अपनी इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर की भी हो सकती है, और अगर हम आगे जाके टॉपिक्स को देखेंगे तो आप खुद भी ऐसे कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर सकते हो। सो हम अब देख लेते हैं कि जो पर्टिकुलरली हमारे साथ बात कर रहा है सोर्स क्या है। सोर्स है जो जनरेट करता है ट्रांसमिटेड, ट्रांसमीटर वो है जो कन्वर्ट करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कैरी करता है आपका डेटा। कैरी मीन्स कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोई सर्वर है जो लेके जा रहा है आपका डेटा, रिसीवर जिसने रिसीव करना है, डेस्टिनेशन जिसके पास इनकमिंग डेटा आता है। पहले इनकमिंग आपकी तो होती है, तो फिर उसके बाद उसकी हो जाती है। ये है कम्युनिकेशन मॉडल विद द रिस्पेक्टिव थिंग्स रिलेटेड विद द डिजिटल बिट स्ट्रीम एंड द एनालॉग। अब देखो कि अब टेक्स्ट मैसेज लिखो, कुछ भी लिखते हो, इनपुट करते हो जो इन्फॉर्मेशन, तो सेकंड टाइम पे जब इनपुट डेटा ट्रांसमिट होता है तो डिजिटल बिट स्ट्रीम्स के थ्रू होता है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर या कोई भी ऐसा पार्ट है जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो वो डिजिटल सिग्नल समझता है, जीरो वन कोई फॉर्म में इम्पीडेंस उसका इस तरह से होता है, तो वो डिजिटल में जैसे ही ट्रांसमिट करवाएगा तो सेंटर फॉरवर्ड जो ट्रांसमिशन सिस्टम होगा जहां मॉडम उसके बीच में लगा हुआ होगा, ट्रांसमीटर इज द मॉडम हो जाएगा जो ट्रांसमिट करवाएगा हमारी वैल्यूज को। तो आगे जाके फोन लाइन उसको कन्वर्ट करेंगी एनालॉग सिग्नल्स में। तो जब रिसीवर को वो मिलेगा, पहले उसके एनालॉग सिग्नल्स अगर ऑन होंगे, फोन चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा, तो उसको एनालॉग सिग्नल्स में से रिसीवर को रिसीव होते हैं, और जब वो भी मैसेज कोई पढ़ेगा तो वो टेक्स्ट फॉर्म में डिजिटल बिट स्ट्रीम में पढ़ेगा। तो ये हमारे 1 से लेके 6 तक स्टेप है जो कि कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में भी अच्छे तरह से बता रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड में हमारे पास 3 मोड्स होती है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड द फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स मोड में एट ए टाइम आप वन टाइप का डायरेक्शन में मैसेजेस कर सकते हो, जैसे ब्रॉडकास्ट मीडिया जो टीवी है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर आता है, आप उससे आप कोई भी चैनल लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट वो आपको करता रहेगा। आप क्वेश्चन आंसर कोई आंसर जो दोगे भी, अगर वो सर्वे का पूछते हैं तो मोबाइल फोन से दे सकते हो, बट डायरेक्टली उनसे कोई बात नहीं कर सकते। सो वन टाइप का डायरेक्शन हमेशा ब्रॉडकास्ट मीडिया यूज करती है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से कनेक्शन होता है, बट एट ए टाइम इन आइदर वन डायरेक्शन। वो होता है हमारे वॉकी टॉकी में या पुलिस रेडियो में, जिसमें उन्होंने अपने ही कॉन्फ़िगरेशन फिगर्स के साथ कोई बात करनी है तो उसमें पहले मैसेज मशीन में विद द कोड रिकॉर्ड होगा फ्रॉम द सोर्स साइड। अब जब डेस्टिनेशन साइड पे जाएगा तो डेस्टिनेशन साइड को पहले वो पूरा मैसेज सुनेगा, फिर वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएगा और फिर वो भेजेगा। आइदर डायरेक्शंस में दोनों तरफ से मैसेज हो सकते हैं, रिसीवर और सेंडर की तरफ से, बट एट ए टाइम वन डायरेक्शन में हो रहा होता है, दोनों तरफ से नहीं हो सकता। आप डायग्राम को देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि जो ऊपर वाला सिंपलेक्स पार्ट है तो उसका सिर्फ आपको अनेबलमेंट मिल रही है। इसमें सोर्स अगर आपको भेजता है तो उसी रूट से ही डेस्टिनेशन को मैसेज आता है, किसी डिफरेंट रूट से नहीं आता हाफ डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में आप जिस रास्ते से भेजते हो जरूरी नहीं है उसी रास्ते से आना है, क्योंकि फुल डुप्लेक्स इज द डिफरेंट वे। उसमें आपकी टेलीफोन लाइन सारी की सारी आती है, आइदर वो कनेक्शन टू जी हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, वट कनेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। तो टेलीफोन लाइंस में कोई भी इम्पीडेंस फिगर्स नहीं होती कि आप सामने वाले को कोई मैसेज दे रहे हो तो वो पहले बोलेगा तो आप चुप हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी कोई भी उसमें से कनेक्शंस करवा सकता है, बोल सकता है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर दोनों ये काम कर सकते हैं बड़े आराम से। पिछली स्लाइड के साथ दैट इज द सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड द जो पार्ट हमने सेंटर फॉरवर्ड पढ़ा हाफ डुप्लेक्स पढ़ोगे तो इसके साथ कनेक्शन आपको मिल जाएगा, और एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी इसी में से आपको मिल जाएंगे फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए। अब फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी है तो इसको ध्यान से सुन लेना, आपको क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेटवर्क क्लासिफिकेशन का, जिसको हमने पढ़ना है कि अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो उसकी स्पेस अगर होती है तो स्पेस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसमें बाय से साइज और स्केल की तरफ से कौन सा जो है वो बेटर रहेगा हमारे लिए नेटवर्क क्लासिफिकेशन। इसमें 5 तरह की क्लासिफिकेशन है, दैट इज द लोकल एरिया नेटवर्क, वैन एरिया नेटवर्क, वैन एरिया नेटवर्क नहीं होता, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कोई वैन एरिया नेटवर्क कहे तो डेफिनेटली वो गलत है, वैन कोई वर्ड नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए बोला कि कई लोग बोल देते हैं इसको वैन, बट वैन कोई वर्ड नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट वन इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, CAN is the campus area network and the personal area network.
लोकल एरिया नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कोई अपना एरिया डिसाइड करते हो जिसमें कोई ऑफिस को कवर अप करना है, किसी बिल्डिंग को कवर अप करना है, या आपका घर में कोई ऐसा सेंटर है जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उसमें कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो, तो वो आपका अपना एरिया होगा। लोकल एरिया नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है मोस्ट प्रोबेबली वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है और नॉइस पोल्यूशन का इशू नहीं आता। अगर आपका एरिया बढ़ता जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें एरिया वाइज एंट्री दोबारा करनी पड़ती है। मतलब एक ही बिल्डिंग में अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आप डिफरेंट लैंड्स वहाँ पे बना सकते हो, जिसमें प्रिविलेज और कंस्ट्रेंट आपके अपने होंगे कि किस मशीन को हमने पूरा कंट्रोल अथॉरिटी में डालना है एज पर द डीबीएमएस, किसको डेटाबेस के अंदर जो आपने डीबीए को बनाना है जो कि पूरा एनालिसिस करेगा कि किसको कितने राइट्स देने चाहिए, वो यूजर का अपना एक लॉजिकल पार्ट है। बट विद द फिजिकल कनेक्शन सिस्टम क्लोज होने चाहिए, एक ही ऑफिस में होने चाहिए। और अगर आपका एरिया जोग्राफिकल एरिया जो है वो इससे बढ़ गया है कि आपको अगर उस बिल्डिंग में कवर अप करना है बट उस बिल्डिंग की कोई ब्रांच भी है तो उसमें कवर अप करनी है, मान लो सिटी के अंदर अंदर ब्रांचेस है या कंट्री पूरी के अंदर ब्रांचेस है, तो फिर हम उसको कैसे कवर अप करेंगे? वो हम कवर अप करेंगे अगर लार्ज जोग्राफिकल एरिया है तो थोड़ा सा नेटवर्क बड़ा है तो आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे आना पड़ेगा। मान लो इंडिया का कोई भी प्रेफरेंसेबल सिटी है, कोई भी है, लाइक पंजाब की कोई सिटी है, कोई आपके हरियाणा की कोई सिटी है, कोई आपके आगे जो साउथ एरियाज है, नॉर्थ एरियाज है, जितने भी रीजन्स हैं हमारे, किसी की कोई भी सिटी कनेक्ट करनी है तो आपका जैसे बैंक ही होते हैं कि उसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती है, वो लार्ज नेटवर्क में आ गए। बट वो विद इन सिटी अगर उसको इंटरकनेक्टेड करना है तो हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि 1000 किलोमीटर की कॉन्फ़िगरेशन तक इजीली आपका फिजिकल कनेक्शन करवा सकता है। एज पर द अंडर बेस वायर्स होती है जिसको हम अंडरग्राउंड वायर्स बोल देते हैं, इन बेस होती है, आउट बेस होती है वायर्स, कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वायर्स की। किसी भी सिटी को देख लो कि आपको इन बेस वायर्स भी नजर आएंगी, आउट बेस वायर्स भी नजर आती रहती है एज पर द पोल, एज पर द रीजनल रिसोर्सेज कि कितने रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए हुए हैं और कितने नेटवर्क प्रोवाइडर उस टाइम पे उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो विद इन द सिटी जो आपका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर चलता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया का होता है, और विद इन कंट्री भी इसी को एनहांस किया जाता है। और जब आपकी कंट्री टू कंट्री जो नेटवर्क चल रहे हैं कि वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो हमारे होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से, जहाँ पे दो डिफरेंट लैंड्स को भी कनेक्ट किया जा सकता है। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जितनी भी फोन लाइंस है इधर वो पब्लिकली है, लीज्ड लाइंस है, आपके इंटरनेट के अपने पर्सनल कनेक्शंस है, आप इंडिया में बैठ के यूएसए में किसी के साथ बात कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, किसी भी रीजन के साथ आप बात कर रहे हो, यूनिवर्स में कहीं पे भी बात कर रहे हो इन द ग्लोबल विलेज, तो वो इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपको देंगे तो उसकी कैटेगरी फिर वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएगी। अब बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क की। कैंपस एरिया नेटवर्क आपका अपना होता है जिसमें कि आपको एलिजिबिलिटी में जो जैसे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं ना, तो उनको आपस में उन डिपार्टमेंट को इंटरकनेक्टेड करना है तो डेफिनेटली फिर उनका कैंपस एरिया नेटवर्क के प्रिविलेज जो लॉजिकली डिसाइड होंगे कि डिपार्टमेंट क्या इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकता है और किस तरह से शेयर करता है, वो हम कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर डिजाइन करते हैं। और अगर हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की, पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका अपना घर का भी हो सकता है जिसकी रेंज जो है वो विद इन 2 मीटर्स होती है। जैसे आपका वाईफाई का कनेक्शन है तो खुद सोच के देखो, अगर 5 यूजर्स भी जुड़ते हैं तो कनेक्शन आपके घर के इनर एरिया में होगा या फिर आउटर एरिया में अगर आप जाओगे तो जरा सी बिल्डिंग के आसपास होगा, उसके आगे नहीं होगा। वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, पूरा आपकी कॉन्फ़िगरेशन में आप प्रिविलेज डिसाइड कर रहे हो किसको वो पासवर्ड देना है किसको नहीं देना, तो उसको हम स्मॉल स्केल नेटवर्क बोल देते हैं। आगे है कि अगर इन नेटवर्क की क्लासिफिकेशन करनी है तो इसमें स्ट्रक्चर या रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो देखिए दो तरह से हो सकता है। वन इज द क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर की सबसे बड़ी एग्जांपल है इंटरनेट, कि जो सर्वर मशीन है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अपनी होगी और आप उसके साथ एज अ क्लाइंट जुड़ोगे। पीयर टू पीयर में 1 to 1 कनेक्शन होते हैं। देखिए क्लाइंट सर्वर में नोड्स अटैच होती है विद द डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, और नोड्स को ही हम क्लाइंट्स कह देते हैं। और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स जो सर्वर होता है वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है। ये नेटवर्क के एरिया में भी हम डिसाइड कर सकते हैं
कि सर्वर मशीन एक बना के डीबीए डिसाइड करेगा कि किस एम्प्लॉय को कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, या टीचर डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट ने कौन सा पार्ट प्ले करना होता है। एंड इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क जो नोड्स होती है ना, उन सबको एक इक्वल राइट्स दिया गया होता है। जो रिसोर्सेज भी उन्होंने यूज़ करने हैं एज पर द डीबीए, नहीं वो जैसे आपकी क्लास हो और 3 आवर्स का एग्जाम हो, सबको सेम रिसोर्सेज मिलते हैं ना। कोई पेपर मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, 3 आवर्स सबको मिल रहे हैं एज पर योर चॉइस कि आपने उसको 2.5 आवर्स में खत्म करना है या पहले खत्म करना है। सेम एज विद द पीयर टू पीयर, द काजा इज द मेन पीयर टू पीयर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जो पीयर टू पीयर को अलाउ करता है मॉडर्न एरिया में कि आप सबको एक सेम राइट्स देके चलो। So next particular part related with the network classification with the logical and the physical connectivity. This is the physical connectivity. What is topology actually? Topology is the physical laid out of the wires is called topology. कहीं पे भी आपका जब हम शेयर ऑफ रिसोर्सेज करें या फिर कोई लैन बनाए, वैन बनाए, कहीं पे भी जो वायर इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, उसमें टोपोलॉजी का होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि एज पर द स्केल साइज हमें ये भी चेक करना होता है कि शेयरिंग जब करवानी है तो कितने सिस्टम्स को करवानी है, किस हिसाब से करवानी है। सो देर आर 5 type of physical connection or topology over here. This is the bus, star, ring, mesh and the tree. So in these particular physical connection, there is the various part of things availability with the logical layout of wires and equipments are very mandatory to choose the effects of the every topology. So there are the 3 major points when you choose any type of topology for your share of resources and for the networking part only for the sharing. The first is the network performance. Network performance is related with the particular scale और size, कि जब आपका size बड़ा है तो उसपे performance किस हिसाब से चाहिए। WAN में हो तो definitely है कि एक बैंडविड्थ बेटर चाहिए होगी। नेटवर्क का साइज ज़रूर चेक करो कितना साइज रख रहे हो, लोकल एरिया में हो, आप मेट्रोपॉलिटन में हो, आप वाइड एरिया में हो, उस हिसाब से भी टोपोलॉजी डिज़ाइन की जाएगी। और सिक्योरिटी भी चेक की जाएगी कि कहीं डेटा जो शेयर हो रहा है, अगर उसमें कोई ऐसा सीक्रेट डेटा है तो उसमें कौन सी टोपोलॉजी रेफर की जा सकती है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और नेटवर्क कोलिजन डिटेक्शन मीन्स कि अगर शेयरिंग करते टाइम कहीं पे भी कोई इंटरप्ट आता है, कहीं पे कोई एरर आता है, तो क्या वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा उस लेआउट में। इन बेसिस के ऊपर जो 5 टोपोलॉजीज अभी हमने देखी है, वो इन्हीं बेसिस के ऊपर आगे जाके जब हम इनके सारे फंक्शंस देखेंगे तो पता लगेगा कि कौन सी टोपोलॉजी किस पॉइंट के लिए हमें बेटर मिलेगी। सो फर्स्ट वन इज द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को हम लीनियर बस भी कहते हैं। एज पर द फिगर जो आप देख रहे हो, दिस इज द सेंट्रल नोड। सेंट्रल नोड जो है, सेंट्रल वायर एक लगाई जाती है और इसी वायर के इक्विपमेंट के साथ जो है वो कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया जाता है। वन ऑन द दिस साइड एंड अनदर वन ऑन द ऑपोजिट साइड। आप देख रहे हो कि इसमें सर्वर मशीन भी है, प्रिंटर भी रिसोर्सेज में शेयर किया गया है, स्कैनर भी शेयर्ड है और राउटर होता है जो राउटिंग बताता है। अब देखो एरो जा रहा है वन साइड पे। लीनियर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि वन वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक नहीं है। वन वे का मतलब, लीनियर बस का मतलब ये होता है, जैसे बस टोपोलॉजी का नेम ही हमारी बस से लिया गया है। जैसे बस में सीट्स जो होती है वो ऑपोजिट साइड से होती है, और जो रास्ता होता है, मेन रास्ता जो मॉडर्न बसेस है, उसका वन वे ही आपका रास्ता है, टू वे रास्ता नहीं है। तो सेम एज विद द यहाँ पे लीनियर बस है कि अगर यहाँ से ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है, क्योंकि सारे वन वायर के साथ ही अटैच है, आपको कनेक्टर्स इधर से कनेक्ट कर करके लगाने पड़ेंगे सेंटर पॉइंट पे। तो जब लास्ट में जब वायर आपकी खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे टर्मिनेटर्स लग रहे हैं, क्योंकि टर्मिनेटर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर लोकल एरिया नेटवर्क में कहीं पे भी कोई ऐसा डिस्टर्बेंस एरिया आ गया जिसमें सिग्नल्स जो है वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं, तो उसको रिकवर करवाने के लिए टर्मिनेटर की हेल्प से रिकवर करवाया जा सकता है। सेटअप बहुत इजीली है, छोटी सी वायर ही लगती है, एक वायर, कोई ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं पड़ती हमें। बट प्रॉब्लम ये है कि जब शेयरिंग होनी है तो मान लो कि फर्स्ट वाले कंप्यूटर ने लास्ट वाले को कुछ देना है, तो डेफिनेटली सिंगल लाइन है, सबको दिख के ये चीज़ जाएगी, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को। और अगर यूटिलाइजेशन में किसी ने कोई चीज़ नहीं भी देखनी थी तो सिक्योरिटी इशू इसमें है। सो सेकंड पॉइंट कि अगर परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो ये आपके छोटे एरिया में काम कर लेगी,
बट बड़े एरिया में ये काम नहीं कर सकती। अब कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में इस पे बहुत कम लग रही है, क्योंकि एक ही बार यूज़ हो रही है, कोई स्पेशल टाइप का कोई भी इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे। सेटअप बहुत इजी होता है। अगेन इशू यही है कि जब ट्रेवल करता है डेटा तो सिंगल लाइन है तो स्लो हो जाता है। इजी टू क्रैश मीन्स दैट कि जब मान लो कि ये वाला जो सिस्टम है फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज द थर्ड सिस्टम, अगर ये बंद हो जाता है और ये वाला खराब होता है तो कोई इशू आगे नहीं आएगा। बट ये वाली जो लाइन सेंटर फॉरवर्ड है, कहीं से भी इसका पियर्सिंग खराब हो जाती है या कोई ऐसा इंटरप्शन आ जाता है तो आगे सभी की जो है वो लाइन की इश्यूज आने शुरू हो जाएगी, किसी को कोई भी कनेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिंगल रूट है जिससे कि हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। सो छोटे रूट के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी नहीं चाहिए तब आप इसे यूज कर सकते हो, सबको अगर सेम राइट दिए हुए हैं तब यूज कर सकते हो, कॉस्ट का कोई इशू नहीं आएगा, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, उसमें बेटर है। बट अगर आपका एरिया बड़ा है, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपका इश्यूज भी है कि बस लो ना हो, इजी टू डिटेक्ट भी हो जाए, कोई फॉल्ट टॉलरेंस आती है, कोई एरर आता है तो डिटेक्ट भी हम इजीली कर ले और प्रॉब्लम्स कम आए, तो फिर आपको ये टोपोलॉजी फिजिकल लेआउट बेटर नहीं लगेगी। बेटर वहां पे है जहाँ पे हमें कोई सिंपलिसिटी या छोटे कंप्यूटर्स जो 10-12 लगाने हो अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो। बट अगर उस लोकल एरिया में भी आपका ऐसा कोई काम है कि जिसमें सिक्योरिटी का इशू है, तब भी आप इसको रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाद में साइड पे जा रही है और इसमें कोई भी सिक्योरिटी का पार्ट अटेम्प्ट नहीं होता। सो इन द स्टार टोपोलॉजी देयर इज द मेजर इक्विपमेंट हब जो है इसमें यूज होती है। हब जो है वो पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है जो भी आपने सिस्टम के थ्रू जो है पहुंचाने होते हैं। हब जो होती है वो 8 स्विच की भी अवेलेबल है, 16 स्विच की भी अवेलेबल है मार्केट में, एज पर यूर बजट और एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको जितने सिस्टम्स लगाने हैं, 8 लगाने हैं, 16 लगाने हैं या उससे ज़्यादा लगाने हैं, तो उतने आपको हब जो है मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। अब वायर की कॉस्ट तो आ ही रही है इसमें, क्योंकि हर कंप्यूटर के साथ एक वायर अटैच हो रही है, कंपोनेंट्स अटैच होने ही होने हैं, बस उसके अलावा एक हब अटैच हो गई है। हब के पार्ट के कनेक्टर के ऊपर ही सारे स्विचेस अब लगने हैं, क्योंकि हब ने ही सारा डिसाइड करना है कि कहाँ से नेटवर्क कहाँ को जाएगा। अब इसमें कोई लीनियर बस जैसा काम नहीं है, जब सारे स्विच ही सारे कंप्यूटर्स के उसके साथ अटैच हो रहे हैं तो इजीली सेटअप है, क्योंकि आपको कोई लॉजिकली सोचना नहीं पड़ रहा, आपको सिर्फ हब परचेज करनी है और उसमें कनेक्टर्स को सिर्फ अटैच करना है। विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कनेक्टर जब अटैच हो जाएंगे, तो मान लो किसी सिस्टम ने किसी को कुछ देना है तो थ्रू आउट हब पैकेट देने हैं, हब ही आपके डेस्टिनेशन तक पैकेट पहुंच जाएगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इजी टू सेटअप इसीलिए भी है क्योंकि कोई लॉजिकली सोचने की आपको ज़रूरत नहीं होती, बजट आपका ज़्यादा होना चाहिए, आप इजीली इसको कर सकते हो। वन केबल कैन नॉट क्रैश नेटवर्क, एक केबल अगर ख़राब हो जाती है तो नेटवर्क नहीं ख़राब होगा, नेटवर्क उस दिन बंद होगा जब आपकी हब क्रैश हो गई है, फिर पूरा इंटायर नेटवर्क बंद हो सकता है, क्योंकि जितनी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिशन हो रही है वो सारी डिपेंडेंट ही उस नेटवर्क के ऊपर है जो कि सेंटर फॉरवर्ड आपने हब इक्विपमेंट लगा रखा है। हेम नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी को ऐसा कोई जो नॉर्मल ले मैन की कैटेगरी है जहाँ पे कोई ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए, वहाँ पे आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकली माइंड की ज़रूरत नहीं होती, हम आप मार्केट से परचेज करके सिंपली उसको इंस्टॉल करवा सकते हो, आपका काम चल जाता है। सो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी इस वजह से है। और in the ring topology, as per the name of the ring topology, all computers set up into the like a ring, because of when you will enter into the first computer sharing like this। हम इधर से अगर वायर लगा रहे हैं, इस साइड से देखो, अगर इधर से वायर की कंडीशन हम लगा रहे हैं ना, तो कि हमने लेना है, और वायर की कंडीशन को हमने किसी भी पार्ट पे लेना है कि मान लो कि इधर से लगा रहे हैं, इस वाले पॉइंट से इधर को लगा रहे हो, तो डेफिनेटली इफ इट इज़ द लास्ट कंप्यूटर तो आपको इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से शुरू कर रहे हो ना, ये इस वाले सर्वर मशीन से अगर आप शुरू कर रहे हो, इधर को पूरा पॉइंटर की तरफ देखना, इधर जाके ख़त्म करना। दिस इज़ द वन वे रिंग टोपोलॉजी। तो राउटर डिसाइड क्या हुआ कि हमने इधर से भेजना है, और इसमें कनेक्शन देखो कैसे हो रहा है, पहले इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ एंड देन इसके साथ,
और यहाँ पे छोड़ नहीं देना वायर को, इसको इसके साथ जोड़ना है हमने। अब ये दोनों आपस में कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं, बट इधर से इधर जब डेटा जाना है तो अगेन अगर सिक्योरिटी का इशू है नहीं है तो फिर तो आप 1 वे में चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर सिक्योरिटी का इशू है तो आप इसको टोकन रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो विद द 2 वायर टेक्नोलॉजी। पहले हमने इधर से लगाई थी इधर को, और अब हम इधर से भी एक वायर लगा देंगे इधर वाली साइड पे। इधर वाली साइड पे जब आप लगा दोगे तो डेफिनेटली कि इधर वाली साइड पे लगानी है, तो फिर एक इधर से आएगी, सबके साथ जुड़ती जाएगी, और अब हर कंप्यूटर के साथ 2 वायर्स हो गई, एक इधर से आ रही थी और दूसरी इधर से आ रही है। पहले हमने ओनली इधर से लगाई थी इस वाली साइड से, अब हमने इधर से भी लगा दिया अगर, तो 2 वे रिंग टोपोलॉजी बन गई है। 2 वे में टोकन रिंग का काम होता है। तो इसमें हम सेंटर फॉरवर्ड में भी एक जो है लॉजिकल कनेक्शंस बना देते हैं ऑन द क्वाड्रेचर ऑफ द 0 to 360 डिग्री एंगल के ऊपर। क्वाड्रेचर में जब एंगल्स बन जाते हैं तो हर नॉर्दर्न एरिया में ऑटोमेटिकली स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं एज पर द एंगल 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस पार्ट के को प्ले करके वो एंड एंगल के हिसाब से ही, जैसे नॉर्थ रीजन है, साउथ है, ईस्ट है, तो एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पे हम लॉजिकल कनेक्शन इसका सेंटर फॉरवर्ड में बनाते हैं। तो उस हिसाब से फिर टोकन रिंग टोपोलॉजी एज पर द IEEE के हिसाब से वो चलनी शुरू हो जाती है। जब टोकन रिंग में वो चीज़ चली जाती है तो ऑटोमेटिकली मान लो कि ट्रांसमिशन इधर से इधर चल रही है और ये वाला सिस्टम ऑलरेडी एक ट्रांसमिशन चला रहा है, तो और उसको वेट भी करनी पड़ सकती है किसी को इसको कुछ देते टाइम। इधर से भी अब कनेक्शन हर तरफ से हो सकता है, क्योंकि टोकन रिंग जब क्वाड्रेचर में सेंटर फॉरवर्ड में एंटर करवा दी जाती है तो केबल बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अलग बात है। बट लॉजिकली इस टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है और सबसे ज़्यादा जो है वो लॉजिकल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हब का सीन इसमें है ही नहीं, क्योंकि हब है एक लेमान टोपोलॉजी के लिए, कॉमन टोपोलॉजी इसलिए क्योंकि सिंपलेस्ट है। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है बिकॉज ऑफ as per the science student you all know that what is the quadrature, and as per the math student everybody knows that what is the quadrature of the angles from 0 to 360 degree, but layman don't know about that what is this actually. सो टोकन रिंग के हिसाब से एडवांटेज हमें मिलता है कि कभी कोई कोलिजन भी नहीं आते और ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन होती रहती है, वेटिंग टाइम भी कम होता है। डिसएडवांटेज में स्लो इसलिए है कि अगर बहुत ज़्यादा सिस्टम लगे होंगे तो स्लो हो सकती है, बट स्लो होती नहीं है, क्योंकि जब तक रीजन में कोई एंट्री हो गई है तो वो बिजी चल रहा है, तो टोकन ने उसको चीज़ देनी ही नहीं है। अब अगर ट्रांसमिशन इधर से भी आ रही है तो इस वाले सिस्टम ने अगर इस वाले सिस्टम को कुछ देना है, तो ट्रांसमिशन इधर से आई है, तो जब तक टोकन मैच नहीं करेगा दोनों सिस्टम्स का, वो एक दूसरे को कोई भी सोर्स टू डेस्टिनेशन चीज जा नहीं सकती। एज पर द पास कोड टोकन क्रॉस करेगा, टोकन मैच करेंगे। सेम एज दैट, जैसे आप किसी गुरुद्वारा मंदिर या किसी ऐसी जगह पे जाते हो तो आप टोकन लेके अपनी चीज को कोई आपके पास लगेज है ऐसा जो आपने डिपॉजिट कराना है, या कोई आपके पास आपके शूज हैं जो आपने करवाने हैं, तो टोकन आप वापस दोगे तो ऑलरेडी उनके पास एक टोकन होगा ना, वो मैच करेगा अगर एक दूसरे से, तो वो आपको अपनी चीज देंगे। अगर आप डिफरेंट टोकन दोगे तो डिफरेंट टोकन से वो मैच करेंगे, तो फिर वो मैचिंग हो नहीं सकती। सो कोलिजन नहीं आते हैं इसमें, बट ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एक लॉजिकल टोपोलॉजी है। अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितना भी वाइड एरिया नेटवर्क है सारा ही मैश में एंटर करता है, बिकॉज ऑफ इसमें आप मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगा सकते हो। जो इसमें हम पार्ट प्ले करवाते हैं कि अगर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स लगाने हो तो कैसे लगाओगे। मान लो कि हमने जो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स है वो यहाँ पे हमारी चल रही है, अगर फॉर एग्जांपल कि हमने जो नंबर ऑफ नोड्स ली है, सॉरी फॉर दैट, जो नंबर ऑफ नोड्स है जो n की हमारी यहाँ पे वैल्यू चल रही है, फॉर एग्जांपल की वो वैल्यू जो है वो टोटल 5 नोड्स है, तो हमने ये चेक करना है कि इसमें जो वायर्स लगाई गई है उसके कितने टोटल कनेक्शंस है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो n है वो ये वाला 5 एंड ब्रैकेट्स में जो आपको n प्लस 1 करना है, मतलब प्लस और 1
और हो गया ये। एंड अगर है हमारा 5, ये 5 है, तो हमारा ये 5 + 1 हो गया यहाँ पे 6। 5 का ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू आ गई 30। मीन्स एक सिंगल, अगर हम 5 कंप्यूटर भी जोड़ते हैं तो उसको जो केबल्स मिलेंगी आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड होती है कि आप पॉइंट्स ऐसे गिनोगे तो नहीं मिलेंगी, बट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको एक सिस्टम के साथ 30 कनेक्शंस मिलेंगे। 30 कनेक्शंस का एडवांटेज ये होगा कि कोलिजन कभी आता ही नहीं है। मान लो कि अगर एक आधी वायर खराब भी हुई है तो 29 कनेक्शंस तो इजीली चल रहे हैं, तो कोलिजन डिटेक्शन का इजी होता ही नहीं है इसमें कोई ऐसा। डेटा ऑलवेज डिलीवर होना ही होना है। राउटिंग मल्टीपल साइड से जा सकती है। जब 30 कनेक्शन है तो जहाँ मान लो कि एक वेटिंग में कभी नहीं जाएगा कनेक्शन, ऑटोमेटिकली क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लॉजिकली ये वाली टेक्नोलॉजी भी बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा। कंपैरिजन करोगे लॉजिकली तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी। किसी को स्टार टोपोलॉजी भी बेटर लग सकती है क्योंकि वो इजी है। इसमें थोड़ा सा हार्ड टू सेटअप है कि आपको माइंड पहले लगाना पड़ता है कि कनेक्शंस करने हैं तो करने कैसे हैं, क्योंकि क्वाड्रेचर की समझ होनी इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। लॉट्स ऑफ केबल डिसएडवांटेज ज़रूर बन जाती है, जिसको समझ नहीं होगी तो उसको वायर्स का जो है वो समझ नहीं आता कैलिब्रेशन एरिया। सो इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया अभी, नंबर ऑफ नोड्स 1000 भी हो जाती है तो फॉर्मूले में पुट करके आप इसके भी कनेक्शंस जो है वो इजीली निकाल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपके कनेक्शंस जब इजीली निकल जाएंगे तो फिर उसमें आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ प्लग इन पावर में मिलनी शुरू हो जाएगी कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। अब टोपोलॉजी के बाद हम जो फिजिकल लेड आउट कर लिया, अब लॉजिकल कनेक्शन में भी एंटर हो चुके हैं, फिजिकली में भी लॉजिकली में भी। अब वायर्स की जब हमने बात की है तो टर्मिनल के अकॉर्डिंग टू वायर का सेटअप भी देखना पड़ेगा कि आप अपने घर में भी देखते हो मल्टीपल तरह की वायर्स लगी हुई होती है एज पर द गैजेट। रेफ्रिजरेटर भी है, एसी भी होगा, अगर अवन होता है आपके पास, वॉशिंग मशीन्स होती है नॉर्मली घर में, मिक्सर्स होते हैं, जूसर्स होते हैं, हर एक की वायर जो है वो एक कैपेबिलिटी में अलग अलग ट्रांसमिशन करती है। करती वही है, आपका टीवी है, डिश है, कुछ भी है तो वायर की कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, बट एक लेमैन को वो एक थिन या थिक एरिया में नजर आती है, बट इन द नेटवर्किंग पार्ट में हम यही वाला पार्ट जो है वो डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। इससे पहले हम एक ट्री टोपोलॉजी देख लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है कि आपने जितनी टोपोलॉजीज पढ़ रखी है, कॉम्बिनेशन चलाना है इसमें हायरार्किकल मॉडल जैसा। हायरार्किकल मॉडल में लेवल्स होते हैं। लेवल 1 कि आपका पहले कौन सा लेवल है, फिर आप उसके बाद उसमें 2 लेवल्स बना सकते हो ना। 2 लेवल्स के बाद जब आपके 2 लेवल्स बन गए हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आप इसके साथ कंप्यूटर्स 2 जोड़ना चाहते हो, 3 जोड़ना चाहते हो, 4 जोड़ना चाहते हो, तो ये हम कॉम्बिनेशन चलाते हैं स्टार और रिंग टोपोलॉजी का। ऊपर जो चल रहा है वो रिंग टोपोलॉजी का है और दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। नीचे जो हब स्विच इज द ऑल्टरनेट ऑफ द हब। कहीं पे आपको हब अवेलेबल ना हो तो स्विच वहाँ पे आप लगा सकते हो। स्विच जो है उसका ऑल्टरनेट होता है, वो इजीली इम्प्लीमेंट हो जाती है क्योंकि लेवल्स पे है तो सिक्योरिटी राइज नहीं होती। या आपकी ये भी हेल्प हो जाती है कि अगर आपकी बिल्डिंग में 4 रूम्स हैं तो आप ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहते, लॉजिकली भी समझ है और ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहते, तो कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हो कि जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें सिंप्लिसिटी चाहिए, आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, वहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी भी लगा सकते हो। और एक जो आपने बैकबोन एरिया पे जो कंट्रोलिंग फिगर रखनी है तो उसमें आप रिंग टोपोलॉजी का भी काम कर सकते हो। अब देखते हैं नेटवर्क मीडिया की, जो मैंने अभी बात की आपसे कि जो घरों में आपके वायर मिलती है, जिसमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि ट्रांसमिशन हम किस गैजेट के थ्रू करवा रहे हैं, स्पीड कितनी है, क्या उसमें सिक्योरिटी होगी या उसमें साइज कितना होगा। तो ऑटोमेटिकली इन 3 चीज़ों का ध्यान रख के हमें वायर सिलेक्ट करनी होती है। सबसे पहली वायर जो है, दिस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। दिस इज द वेरी वेरी पॉपुलर वायर। इट्स अ लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क पे लगती है। cat 5 और 100 base T is the name of the wire. दिस इज a very common wire, हमेशा घरों पे होती है। नॉर्मली आपके चार्जिंग जिस आप अडेप्टर से करते हो उस अडेप्टर की वायर हमेशा ही ट्विस्टेड पेयर होती है। एक्चुअली में जो कॉम्बिनेशन होता है वो वायर का इनर एरिया जो होता है उसका होता है। आउटर कवर एरिया किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लैक का
वाइट का, रेड का, ग्रीन का। नॉर्मली ब्लैक आपने देखा होगा, वाइट रेड ग्रीन भी होती है वायर्स। सो एक्चुअली में कंडक्टर, as per the physics student you all knows that कि as per the conductor कॉपर वायर में काम करना होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर्स। 2 कॉपर वायर्स का कॉम्बिनेशन भी होता है, 4 वायर का भी होता है, 16 वायर्स का भी होता है। बट आउटर कवर एरिया जो होता है उसका, जो आपका ब्लैक कलर का क्यों दिया होता है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टच ना हो जाए। शील्डेड इसीलिए की जाती है। सो जो इसकी स्पीड होती है ना, वो होती है 1 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक जो इसकी स्पीड का है। मतलब आप लैन केबल में 1 किलोमीटर तक इसको इजीली लगा सकते हो। आपके घरों में भी आप गैजेट्स देखोगे तो डेफिनेटली आपको नजर आएगी ये वायर, बड़ी वायर की वायर जो है वो। नॉर्मली जैसे आप चार्जर्स में देख सकते हो, अडाप्टर्स में देख सकते हो। आप पर्टिकुलरली जो घर में कोई ऐसी लगा रहे हो जो एक्सटेंशन एरियाज में एक्सटेंशन लगती है, उसमें भी ट्विस्टेड वायर यूज होती है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो नहीं रहा होता, ओनली करंट पासिंग हो रही है फॉर द लो कवरेज एरिया। तो वहाँ पे 4 कॉपर वायर की कॉम्बिनेशन की एक वायर कैट 500 BST लगा दी जाती है, जिससे उनका काम चल जाता है। सेम विद द नेटवर्किंग की अगर हम बस टोपोलॉजी में थोड़े से कंप्यूटर लगा रहे हैं तो हमारा इस केबल से भी काम हो सकता है। बट अगर ज़्यादा है तो फिर हमको कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखना। This is the coaxial cable, and that cable is used very similar to the cable TV wire. केबल टीवी वायर में आपने वायर देखी होगी कि एक कॉपर वायर होती थी। इसकी फिगर की बात करते हैं। कॉपर वायर जो होता है वो आपको पता लग चुका है कि कॉपर कंडक्टर वायर जो है वो कंडक्टर है, वो है बेस्ट कंडक्टर है हीट प्रोड्यूसिंग का। तो जो पावर कंडक्टर होती है वो इससे प्रोड्यूस होती है, और इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है जो कि पीवीसी मटेरियल का होता है। पीवीसी मटेरियल के इंसुलेटर के बाद, क्योंकि इंसुलेटर का काम ये होता है कि वो हीट प्रोड्यूस अगर इनर पार्ट में हो भी रही है तो आपको बाहर वो महसूस नहीं होने देता। उसके ऊपर एक ब्रेडेड मेटल कंडक्टर लगा होता है। उसके बाद एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर जो आपको बाहर नजर आएगा। मोस्ट ऑफ द हाउसेस में जो आपके मेन पावर सप्लायर होते हैं, मेन पावर गैजेट्स यूज होते हैं, जैसे अवन है आपका, माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, यूजर्स है, अप्लायंसेस बहुत सारे घरों में होते हैं। तो उनको एक सेमी कंडक्टर जो पावर का चाहिए होता है वो पावरफुल चाहिए होता है। तो जो कॉपर वायर अगर 4 के कॉम्बिनेशन में लगी होगी तो वो हीट प्रोड्यूस जितनी करेगी तो वो ऑटोमेटिकली खराब भी हो सकती है जितनी हीट प्रोड्यूस करती जाएगी। अब जितनी ज़्यादा स्पीड से पावर उसमें से करंट पास ऑन होगा और आपके प्रोटेक्टिव लेयर बाहर बेटर नहीं है, तो आपको भी हीट महसूस होगी और वो वायर जल्दी खराब भी हो जाएगी। इस वजह से इस वायर में जो शील्डिंग है एज कंपैरेटिवली ट्विस्टेड पेयर के बहुत ज़्यादा की गई है, जिसमें इंसुलेटर का जो फॉर्मेट इसीलिए डालना पड़ा है ताकि ये किसी भी सेमीकंडक्टर और पावर सप्लायर के साथ यूज हो जहाँ पे कोई बहुत स्पीड से पावर आ रही होती है तो ह्यूमन को वो करंट पास ऑन ना हो। स्पीड इसकी अगर बात करें तो वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से चलती है। मीन्स आप 2000 किलोमीटर भी आप इसको लगा सकते हो और बड़े इजीली सर्वाइवल हो सकती है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती, टेक्नीशियन की भी इसकी कोई ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो नॉर्मली टेक्नीशियंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के, इसके साथ वायर के साथ डील कर सकते हैं। इवन दैट स्टूडेंट्स ने भी बड़ी बार ये वायर जब केबल टीवी कनेक्शंस होते थे तो उतार के जब आप चेक करते हो कि नहीं चल रही तो आप उतना जो एरिया है कट आउट करके आगे से उसको कॉपर वायर्स को प्लग इन कर देते हो स्विच के साथ, तो फिर वो काम करनी शुरू कर देती है। सो जो हमारी इससे बेटरमेंट वायर है जो टेक्नोलॉजी में यूज होती है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का अगर हम बात करें तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो लाइट एनर्जी की यूज होती है। जो आपको अपर एरिया में फिगर दिख रही है, इसमें जो नॉर्मल ग्लास स्टैंड्स है, ग्लास स्टैंड जैसे होते हैं कैडल उसमें होते हैं। जो एक्चुअल फिगर है उसकी ये वाली है कि जो वायर पास ऑन होनी है वो कोर क्लैडिंग एरिया से होनी है। ये क्लैडिंग ग्लास की बनी हुई होती है और ये जो पास ऑन होती है इसमें से कोर, वो लाइट एनर्जी पास ऑन होती है। इसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग की गई है, स्ट्रेंथन मेंबर दिया गया, आउटर जैकेट जरूर अवेलेबल होती है। ऑन द सोर्स पार्ट पे लगती है ये, और ऑन द डेस्टिनेशन पार्ट पे भी अगर यही लगी हुई है तो सिक्योर बहुत है, क्योंकि स्पीड इसकी जो है वो 100 गीगाबिट्स पर सेकंड है। इवन वाइड एरिया नेटवर्क पे ज़्यादातर
टेक्नोलॉजी में बाहर यही यूज़ की जाती है, क्योंकि स्पीड वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बट ये कॉस्टली बहुत पड़ती है और उसके लिए आपको एक स्पेशल टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है जिसको एक लाइट एनर्जी की मेनली नॉलेज हो। और इन्हीं वायर्ड कनेक्शंस को हम गाइडेड मीडियाज भी बोल देते हैं। गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में आते हैं ये वाले तीन जो हमने अभी पढ़े हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल एंड द ट्विस्टेड पेयर केबल। और जो अनगाइडेड मीडियाज होते हैं, अनगाइडेड मीडियाज होते हैं वायरलेस। वायरलेस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे डिश चैनल्स में यूज होते हैं, जैसे कि कमर्शियल चैनल भी चल रहे हैं, आपके इंडिया के डीडी चैनल्स भी चल रहे हैं, सारे के सारे चैनल्स जितनी आपकी सैटेलाइट ऑलरेडी ऑर्बिट में है, जैसे Z1, B1, C1, D2, C2D एंड 3C, 5D, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेटवर्क। जब जैसे जैसे कोई चैनल्स अपडेट होते जाते हैं तो ऑर्बिट में जो आपकी जो सैटेलाइट है वो ट्रांसमिशन एरिया आपको भेजती रहती है। जब आपके घरों में केबल टीवी यूज होते थे तो डेफिनेटली एक पर्सन जो ऑब्स्टेकल दे रहा है या फिर जो आप वेंडर है जो आपको कोई ऑब्स्टेकल देना चाहता है तो वो आपको कनेक्शंस भी देता है, ऑब्स्टेकल्स भी देता है। तो आपसे वो जो है वो 1-to-1 कनेक्शन नहीं होते थे, 1-to-all वाला काम होता था। अब कनेक्शन 1-to-1 हो चुका है और आपकी अपनी विश के अकॉर्डिंग टू रिचार्ज का सिस्टम है कि आपने कौन से चैनल जो है वो चलवाने हैं। कस्टमाइजेशन भी होती है, मॉडर्नाइजेशन भी होती है। तो इन्फ्लुएंसिंग एरिया में सैटेलाइट भी हमारी ऑर्बिट में नेचर कर्वेचर एरिया पे ही है, तो सिग्नल्स का इशू इसमें आता नहीं है। सिग्नल्स का इशू भी तब आ सकता है, ऑब्स्टेकल सिर्फ तब आ सकते हैं जब नेचर में रेनी सीजन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी से आ रही है या फिर फॉग बहुत ज़्यादा होगी अगर, तो ज़्यादातर रेनी सीजन की डेंसिटी इसे तंग कर सकती है, क्योंकि एयर जब प्लग इन होती है नेचर में तो फिर वो सिग्नल्स टूटने शुरू होते हैं, अदरवाइज उसको कोई इशू नहीं होता। क्योंकि जो आपके घर के टेरेस के ऊपर जो ऑर्बिट लगा हुआ है वो जब कनेक्ट होता है आपके टीवी के साथ, जब आप डिश टीवी ऑन करते हो तो वो जिस स्पीड से कनेक्शन ऑर्बिट में जाता है नेचर एरिया में, फॉर एग्जांपल इफ इट विल ट्रैवल विद द 4 GB पार्ट एंड जब डेस्टिनेशन पे आएगा तो वो हाफ ऑफ द चैनल्स आएंगे। मीन्स अगर कोई चैनल जो चलना है उसको 2 GB टोटल डेटा चाहिए तो आपको प्लग इन करके डबल स्पीड पे डेटा भेजना पड़ेगा और ट्रैवल करते करते वो सिंगल स्पीड पे वापस आते हैं, ट्रांसमिशन स्पीड स्लो हो चुकी होती है। So wireless medias हमारे ये चार है, that the microwave signals for the mobile functions, infrared for the any video control like remote controls के लिए, रेडियो वेव जो आपके रेडियो चैनल्स के लिए यूज होती है, और हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हमारे डिश टीवी के लिए यूज। And this is the internetwork. Internetwork is actually what that is the connection of two or more distinct computer networks. जो different भी networks होंगे अगर different technology से भी बने हैं, मान लो कि उन्होंने कोई और टोपोलॉजी यूज की है, आपने कोई और यूज की है, कोई different segments भी है, different सिचुएशंस भी हुई हुई है, तो उसको हम एक कॉमन राउटिंग टेक्नोलॉजी में डाल के उसका काम उससे करवाएंगे तो उसको इंटरनेटवर्क की फैसिलिटी देते हैं। इंटरनेटवर्क ज़्यादातर हमारे पब्लिक एरिया में, प्राइवेट में, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट बड़ी जगह के ऊपर इंटर नेटवर्क चलते हैं कि डिफरेंट लैंड्स हो, डिफरेंट ऐसा कुछ भी चल रहा हो तो उसको ब्रिज हमारा एक कंपोनेंट होता है उसके साथ नेटवर्क का आप प्लग इन कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि इंटरनेट तो एक टर्म हो गई कि जो ग्लोबल विलेज के साथ डील करती है। देयर आर 3 टर्म्स। इंटरनेट जो टर्म है वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कनेक्शन के साथ चलती है जो हमारे पब्लिकली भी चलती है। और अपानेट ने जो पहली बार भी एजेंसी ने प्रोजेक्ट चलाया था वो हमने स्टार्टिंग में भी बात की है कि वो प्रोजेक्ट अभी तक भी हमारा एजेंसी चलवा रही है। तो इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन है बैकबोन का वर्ल्ड वाइड वेब पे। इंटरनेट और एक्सट्रानेट, देयर आर टू टर्म्स डेवलप फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट इज अ टर्म रिलेटेड विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हमने जो लोकल एरिया में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है तो कितने लोगों को करवाना है, किस प्रिविलेज के अंडर करवाना है और किस तरह से करवाना है। एक्स्ट्रानेट है कि आप ही के एरिया में एक के बजाय 2 नेटवर्क्स है, आप आपका नेटवर्क अगर बंद हो गया है तो दूसरी साइड वाला नेटवर्क आप अपने एरिया में प्लग इन करके उससे काम लेना चाहते हो तो वो प्रिविलेज भी आपकी कंपनी या वो लोकल एरिया नेटवर्क का डीबीए डिसाइड करेगा कि आप कर सकते हो या नहीं। एक्सटर्नल नेटवर्क का जो कंसिस्टेंस होती है एक्सट्रानेट की भी इसी से डेवलप हुई है इंटरनेट से, और इंटरनेट की भी इसी से डेवलप हुई है।
सो ये हमारा बेसिक्स पार्ट थे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के. एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्यूरी, kindly comment into the comment box. The next part of the communication channels with related with the models, that is the OSI model and the TCP/IP model, definitely will be uploaded very soon into this channel. So kindly stay tuned with the channel, subscribe the channel and share the information with your loved ones. Thank you.